नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। फ्लैश शुरुआत के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड 24,200 के करीब कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सपाट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर शानदार आउट परफॉर्मेंस। एंजल वन के अच्छे नतीजों से कैपिटल मार्केट के शेयरों में जोश, करीब 1% चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा इंडेक्स। एफएमसीजी शेयरों में भी जोरदार तेजी, एचयूएल और आईटीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस शेयरों में भी रौनक। दूसरी ओर मेटल्स, आईटी और सरकारी बैंकों में आज हल्की मुनाफा वसूली। निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स करीब 1% चढ़ा, मजबूत चार्ट के दम पर पॉलिसी बाजार करीब 3% भागा। साथ ही टॉरेंट पावर में भी मजबूती, वहीं कमजोर चार्ट से इंडियन बैंक में सुस्ती। उधर स्पॉटलाइट शेयर अल्ट्राटेक में निचले स्तरों से रिकवरी। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। राजेश सातपुते और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। मार्केट आउटलुक पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से खास बातचीत होगी। टेक्निकल्स पर जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा होंगे। नूपो से जानेंगे कि एमफी की छमाही समीक्षा में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन शेयरों को मिल सकता है अपग्रेड। एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। निफ्टी करीब 27 पॉइंट ऊपर 24,223 पर एक अच्छी सॉर्ट ऑफ ट्रेड प्ले आउट हुई, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन क्लियरली अगर एक स्पेस जहां पर आप फोकस कर सकते हैं वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त मोमेंटम है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्लियरली इस समय आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन करीब 3.3:1 का आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब आते हैं हम जरा आज के निफ्टी गेनर्स पर, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे ऊपर है मारुति सुजुकी, उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट और आईटीसी, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। टाटा कंज्यूमर भी है। लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ 3.5% नीचे, विप्रो करीब 3%, हिंडाल्को करीब 1.25% नीचे, बजाज ऑटो, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी आपको तेज़ी दिखाई देगी। एफएनओ स्टॉक्स में अगर आप देखें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है। विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये दोनों में प्रेशर है। एचडीएफसी लाइफ में प्रेशर है, लेकिन गेनर्स में एचडीएफसी एएमसी करीब 4% ऊपर, कोलगेट, कोचिन शिपयार्ड, पीबी फिनटेक, गोदफ्रे फिलिप्स, सुजलॉन, पॉलीकैब, एंजल वन, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको क्लियरली तेजी दिखाई देगी। बिरु जी, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं, पैनल से मुलाकात कराते हैं। आपके राजेश सतपुते, प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी अमोल अठावले और आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नजरिए लेकर यहाँ पे इस कार्यक्रम में ट्रेड्स पिक करते हैं। अमोल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पीडी लाइट के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1350 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 1400 1415 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1325 का। एक करेक्शन के बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक में फॉर्म हुआ है और यही सेटअप बता रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म में भी कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। दूसरा एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1348 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1400 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1325 का। रैली के बाद कंसोलिडेशन, अभी टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिला है। यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली हो सकती है। ओके, अमोल जी के दो ट्रेड्स। यहाँ पे आशीष कयाल जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो बाइंग दिख रही है, यहाँ पर नेटको फार्मा में एक काफी अच्छी बढ़त देखी गई है। आज के दिन में स्टॉक ने करीबन 10 डीएमए से बाउंस बैक भी किया है और ओवरऑल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आ गया था, लेकिन अभी मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है ऊपर में। टारगेट है 1185 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1085 लेवल्स का। दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है पीबी फिनटेक। ये रिवर्सल ट्रेड है। काफी समय से ये कंसोलिडेट हो रहा था, करेक्शन आ चुका है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा रुझान और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। तो पीबी फिनटेक पे नजर बनाए रखें। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है पीबी फिनटेक का 1680 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1545 का।
ओके आपके दो ट्रेड्स यहाँ पे पॉलिसी बाजार करीब करीब 1602 पे डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अभी भी, और नेटको फार्मा। प्रशांत आपके दो ट्रेड्स। तो वीरू जी यहाँ जो फर्स्ट पिक होगा मेरा वो होगा पॉलीकैप क्लियर कट ब्रेकआउट और मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू भी है। तो ये करीबन 8130 के लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 8060 8060 स्पॉट लेवल। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 8300 8300। नेक्स्ट पिक होगा एफएमसीजी में जहां आज काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। तो नेस्ले इंडिया में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1255 स्पॉट के नीचे बिलो 1255। टारगेट होगा 1300 ओके नेस्ले आपका बाय कॉल यहाँ पर 1271 पे। आज एफएमसीजी में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग है, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो नेस्ले हो, सब काफ़ी अच्छा करते हुए। राजेश सतपुते जी आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा मोमेंटम मिल रहा है एचयूएल में, तो एचयूएल भी मुझे अच्छा लगता है। इस पैक में तो एचयूएल का मेरा टारगेट होगा 2250 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2170। तो ये पूरा पैकेज चल रहा है, तो एचयूएल लुक्स गुड टू मी। और जो सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग में कल एक ब्रेकआउट था फ्लैग फॉर्मेशन का, पेनेंट फॉर्मेशन का, और इसका आज एक मूव शुरू हुआ है जो करीबन 940 950 तक जाएगा। 918 चल रहा है, 905 का स्टॉप लॉस। ओके पीएनबी हाउसिंग 918 पे। मीनवाइल निफ्टी अपने डे हाई के पैच को हिट करता हुआ, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल जब सेकंड हाफ में रिवर्सल आया था, पुल बैक आया था फ्रॉम आई थिंक 121 का लो 24,100 था। फिर हमने कल जो इंट्राडे में सेकंड हाफ में हाई लगाया था दैट वाज 244। अब हम जाके उसी पैच को हिट करते हुए निफ्टी डे हाई पर। निफ्टी बैंक स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि ये भी अभी हालांकि वो कल सेकंड हाफ के स्विंग हाई से काफ़ी दूर है। निफ्टी आईटी के लॉसेस कम हुए हैं, लेकिन एक बार आप निफ्टी एफएमसीजी लेके आइएगा। इट्स 49313 आज का एज ऑफ नाउ इंडेक्स ऑफ द डे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह 9:30 पे मार्क भी किया था, और 31 दिसंबर 2025 यानी टेक्निकली CY26 का ये अब तक का सबसे बड़ा टेक्निकल रिवर्सल निफ्टी एफएमसीजी में अबव 50 डे मा। आप देखिए ना कोलगेट अप टॉप पर, उसके बाद आप देखिए जरा हिंदुस्तान यूनिलीवर डे हाई पर, पॉलीकैप यूएसएल डे हाई पर, कोलगेट अच्छा करता हुआ, आपका नेस्ले अच्छा करता हुआ, आईटीसी, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें जो दमखम है ना जनरेट करा है निफ्टी एफएमसीजी में। सरप्राइज पैकेज। मीनवाइल एक बार लेके आइए आप सिमंस का। सिमंस एक बार आप सिमंस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। 3664 आशीष कयाल जी, ये इसका कुछ अंदाज अलग ही रहा, डिफरेंट ना। और अब ये एक बार फिर से जा रहा है उस दिसंबर 24 की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी के इर्द गिर्द। क्या टेक है आपका? बिल्कुल वीरू, देखिए सीमेंस में बहुत ही स्टीप करेक्शन देखा गया था, और अभी यहाँ से गुंजाइश है कि ये स्टॉक जो है वापस से अपने जो ऊपर स्विंग जो था 4170 का वो टच कर सकता है। इसका कंसोलिडेशन जो चल रहा था वो करीबन मई 2025 से चल रहा था, जिसका ब्रेकआउट आया है 3437 के ऊपर। तो ऐसे में चलते हुए ओवरऑल टारगेट ऊपर में हम देखा जा सकता है 4170 का। यहाँ पर बाय करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि लास्ट 4 दिनों में बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। डिप्स पे बाय करिए। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक में निकल कर आ रहा है 3500 का, यहाँ से कोई भी डिप मिलता है तो सीमेंस को बाय करिए। यहाँ टॉप पकड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में है। यहाँ पर सिमंस अच्छे से मोमेंटम 3664 पे। अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो आके अच्छा कर रही हैं। एक बार लेके आइएगा आप टाइटन 4485 पे, ये भी एक रिवर्सल लेता हुआ कल के एक डाउन स्विंग के बाद आज अच्छा करता हुआ। राजेश सतपुते जी आज एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से क्यों काउंटर तो अच्छा ही है, लेकिन ये जो बेस बनाया था इसने पिछले 2-3 दिनों में, वो बेस है करीबन 4440 का, जिसका जो आज का लो है। तो मुझे लगता है ये फिर से अपने हायर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन को हिट करेगा, जो करीबन 4550 से लेके 4580 का रहेगा। तो 4500 के ऊपर का बाय रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 4470 का। ओके टाइटन पे आपका, चलिए ये व्यू हो गया। टाइटन डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अब चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की करीब उस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ एक खास शख्सियत देवीना मेहरा जी मौजूद हैं, चेयरपर्सन MD फर्स्ट ग्लोबल की। देवीना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अब किस चीज़ से मैं ये बातचीत शुरू करूँ? क्रूड से, ईरान US युद्ध से, अर्निंग सीजन से, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ।
इस वक्त आप सबसे ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को दे रही हैं, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे दे रही हैं, और उसको देखते हुए आपका व्यू क्या है मार्केट पे, इंडियन मार्केट्स पे? ये नमस्कार। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आजकल खबरों का बोलबाला है, तो बहुत ज्यादा आप उस पर तवज्जो ना दें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, क्योंकि एक तरह से तो युद्ध युद्ध क्षेत्र में भी चल रहा है, और दूसरा ये रोज सोशल मीडिया और जिस भी मीडिया के लिहाज से इस तरह का मैंने कभी देखा नहीं कि एक दिन एक चीज कही जाए, अगले दिन उसका ठीक उल्टा कहा जाए। और ऐसा, और ये भी अगर आप देखें तो अमेरिकन बाजारों में या विश्व बाजारों में तो कोई ना कोई उसके अनुसार पोजीशन भी लिए हुए होता है कि ऐसा अनाउंसमेंट आएगा जिससे तेल ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा, तो किसी ने उसकी पोजीशन ली होती है और एक दिन बाद उलट हो जाता है। तो इस पर बहुत ज्यादा आप तवज्जो ना दें, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, एक अहम बात आप याद रखिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी वहाँ राजनीति में हो, वो उनको एक चीज तो सबसे ज्यादा जिसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उनको चोट पहुंचाता है, वो है कि पेट्रोल पंप जो जिसे वहाँ गैस स्टेशन कहते हैं, वहां पर दाम क्या है गैस का। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ ऐसा करेगा कि तेल का भाव कुछ भी हो जाए और उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकन राजनीतिज्ञों को उसी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जब पिछले कुछ दिन पहले आया था कि हम खुद ही पूरे विश्व में शिपिंग ही रोक देंगे, किसी को जाने ही नहीं देंगे, तो मैंने तभी ट्वीट किया था कि ये होने नहीं वाला है, क्योंकि ये चीज तो सबसे ज्यादा फॉलो ध्यान रखते हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं। तो और जनरली दूसरी बात, शायद मैंने पिछले महीने भी आपके चैनल पे कही हो कि आप जियो पॉलिटिक्स को ओवरऑल देखें तो आप पूरी 20वीं सदी के शुरू से लेके अब तक देखें, 125 साल की हिस्ट्री है, बीच में 2 विश्व युद्ध हुए, वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर, 2 गल्फ वॉर हुए, 26/11 बॉम्बिंग लीबिया, ये वो जितनी भी चीजें आप देखें, और अब रशिया यूक्रेन वॉर, एक्चुअली ये स्टडी हमने रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से जस्ट पहले की थी। तो निष्कर्ष यही निकला कि आप जियो पॉलिटिक्स के कारण अपना बाजार में स्टांस ना बदलें, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास यही बताता है कि केवल जो देश युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसमें भी जो हार जाता है उसी के स्टॉक मार्केट को नुकसान होता है। तो मैंने तो पहले भी यही कहा था कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना ही बेहतर है। और मेरा अभी भी वही मानना है, क्योंकि नहीं निवेशित रहते हैं तो फिर वो एकदम से कोई बड़ा मूव आता है तो वो आप मिस कर जाते हैं। तो ये तो ओवरऑल तो मेरा वही अभी भी कहना है। ऑल राइट, देवीना जी गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में अब यहाँ से एक डिबेट है कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बैंक्स वर्सेस आईटी, बड़ी ट्रेड कहाँ प्ले होगी, आप इसमें कहाँ प्लेस्ड हैं इस समय? ये दोनों सेक्टर में हमारा कहीं पर भी बहुत बड़ा बेट नहीं है। मतलब हम निवेश तो सभी सेक्टर में करते हैं, लगभग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी में भी हम ओवरवेट पोजीशन में नहीं है। बैंकिंग में कहूँ तो अगर 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा ज्यादा निवेश है, पर फिर भी मार्केट वेट से कमी है। आईटी मार्केट वेट से थोड़ा सा कम होगा, लगभग मार्केट वेट के करीब होगा, थोड़ा कम होगा जहाँ तक मैंने जब लास्ट देखा है। तो ये दोनों में से ही कोई बहुत बड़ा बेट हमको नहीं नजर आता है। ये जरूर है कि मेरा ये मानना नहीं है जो लोगों का कहना रहा कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज एक तरह से खत्म हो जाएंगी और अब उनका कोई आगे बिजनेस नहीं है। ये मैं कहूँ तो इस तरह की जो कहते हैं ना कि वो ये कॉल तो पिछले आप 20-25 साल में देखिए तो कितनी बार हुई हो कि Y2K का ही बिजनेस था, Y2K खत्म होगा तो उसके बाद बिजनेस नहीं रहेगा, क्लाउड आ गया तो अब बिजनेस नहीं रहेगा, SaaS जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गया तो ये बिजनेस नहीं रहेगा, या डिजिटाइजेशन से नहीं रहेगा, तो वो तो आता ही रहता है और उतना भर वो पिवट कर लेते हैं। ये जरूर है कि हो सकता है उतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं करें, लोगों वो हो सकता है, और उसका ज्यादा असर मैं कहूँ तो देश के मैक्रो पर पड़ेगा। पिछले 25 साल में यही एक बड़ा ड्राइवर रहा है रोजगार का, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि आप किसी को आईटी सर्विसेज में काम मिलता है तो उसके साथ मतलब वो
रियल एस्टेट और फूड डिलीवरी और ड्राइवर की नौकरी, गार्ड की नौकरी, बहुत सारी वो सब नौकरियां भी होती हैं। लेकिन वो हो सकता है, लेकिन आईटी सर्विसेज इसमें से निकल के अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर लेंगी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई शक नहीं है। ये अलग बात है, और ये बात मैं आज नहीं कह रही, मैं 20 साल से कह रही हूँ कि उनको वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहिए था, इतना कैश था, ट्रेंड लोग भी अवेलेबल थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। ओके, ये रही बात आईटी की। अच्छा मैम, आते हैं एक दो थीम पे और, जहाँ पे थोड़ा सा हम कंसर्न होना चाहिए, या फिर लेट्स सी बाजार क्या देखता है। आज निफ्टी एफएमसीजी आप आई हैं, आज बहुत अच्छी तेज़ी है यहाँ पर। एफएमसीजी वो स्पेस जिसने पैसा कमा के नहीं दिया पिछले 2 साल में, है ना। ड्रिफ्ट होता हुआ इंडेक्स आज चल रहा है, लेकिन इस बीच जब मेट कह रहा है, जब स्काई मेट कह रहा है कि शायद भारत में मानसून इस बार लॉन्ग टर्म एवरेज से नेगेटिवली डेविएट करेगा, आप किस किस स्पेस को लेके थोड़ी सी कंसर्न है अब इन टिप्पणियों के बीच में मेट की? एफएमसीजी 2 साल के, अब आप थोड़े लंबे समय तक भी देखें तो परफॉर्म नहीं किया है, और हम सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो 2020 में आप जाएं तो तब तो ऐसा बोलबाला था एफएमसीजी का कि आप ब्रांडेड बिजनेस लीजिए, कैश फ्लो वाला बिजनेस लीजिए, तो आप किसी भी भाव पे खरीदिए, पैसा बना के ही देगा। मैंने तो तब आधा घंटा आपके ही मतलब आपके इंग्लिश चैनल पर आधा घंटे का प्रोग्राम किया था कि ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी हमेशा रिटर्न देता है, जिसमें सितंबर 2020 की बात कर रही हूँ। अभी हम नेगेटिव इतना नहीं है एफएमसीजी पर। कुछ पिक्स हैं, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप, और वहीं पे हैं। अगेन बहुत कोई ऐसा ओवरवेट सेक्टर भी नहीं है, पर हैं कुछ पिक्स उसमें। तो मेरा इतना कोई नेगेटिव मानना नहीं है एफएमसीजी में। ये जरूर है कि अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष हो गया है। जो मेरा हमेशा का मानना है, मैंने इस पर कई बार लिखा है कि आप लोग सोचते हो कि मोनोपोली बिजनेस खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा वनरेबल मोनोपोली, या जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट कैप है वही होता, मार्केट शेयर है वही होता है, क्योंकि जो भी नया आएगा वो आपके शेयर में से कुछ लेके जाएगा। तो ये हर बिजनेस का ये एक मूल चीज है जो लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे डोमिनेंट प्लेयर, मोनोपोली प्लेयर बहुत अच्छी चीज है। मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर है इस पे कि क्या रिस्क है मोनोपोली खरीदने का। तो इस केस में भी मैं बोलूँ तो मोनोपोली नहीं है, पर जो भी कोई एक स्पेस में डोमिनेंट होता है तो वहाँ नए प्लेयर्स आते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आपका शेयर जाता है, वो एक रिस्क रहता है बड़े ओके। प्लेयर में। देवीना जी, एक ट्रेड जो मार्केट में ब्यूटीफुली चल रही है पिछले 2 हफ्ते से, एक्चुअली तो पिछले 2 साल से, कैपिटल मार्केट थीम, कैपिटल मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई पर, ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेज स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? इसमें अभी हम लोग का फिलहाल बहुत ज्यादा कोई होल्डिंग नहीं है, बीच बीच में रही है, तो स्पेशली एमसीज में और रेटिंग कंपनीज में वो उन जगह पर थोड़ा होगा। ब्रोकर्स में अभी हमारा फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं है। और वहां पर मुझे जो एक मूल रिस्क लगता है कि ये जो इतना ज्यादा डेरिवेटिव वॉल्यूम है, ये आप किसी भी कायदे से देखें, आप देखें कि बाकी देशों में क्या होता है, क्या नॉर्म है, तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो कोई ना कोई मतलब कोई कारण नहीं कि इतना हाई रहे, और नेचुरली सरकार को भी, रेगुलेटर को भी ये बात समझ में आती है। तो उसमें मैं तो एक बात मैंने अभी लिखी नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ इस बारे में कि आपने बैंक्स के लिए और इवन कॉर्पोरेट्स के लिए एफएक्स मार्केट में इतने अभी चेंजेस किए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो ये क्या कारण है कि आप डेरिवेटिव मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को आपने एक तरह से खुली छूट दी हुई है, और अगर आप एक्चुअल देखें तो जो भारत के निवेशक हैं या ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं और वो पैसा देश के बाहर जाता है। तो इस चीज की क्या इकोनॉमिक लॉजिक है? और स्पेशली एक टाइम पे जब हम अपनी करेंसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है कि आपको ये इसमें कोई देश में पैसा आ नहीं रहा है, वो आपके यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, और आपके देश के लोग लॉस बना रहे हैं, जो वो प्रॉफिट उनके बुक्स में आता है और वो ले जाते हैं। तो इसमें देश का क्या फायदा हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर। ओके, कैपिटल मार्केट थीम पे आपका आउटलुक। एक एक करके दो तीन थीम और पकड़ते हैं यहाँ पर कि
अभी ऑटो में एक बड़ा स्लाइड था मैम, ऑटो जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन मैम मार्च तक काफ़ी स्टेबल हो गया था। जीएसटी कट के बाद फिर एक डिप आया, और वो डिप हर जगह था, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो पीवी हो। आपका ठीक क्या करें? आई मीन आप लोगों ने अपने पीएमएस में भी ऑटो में क्या क्या ऐड किया है? देखिए, ऑटो में हम 2 साल पहले ऑटो कंपोनेंट्स में 2024 के शुरू से हम लोग ओवरवेट थे। फिर धीरे धीरे करके ऑटोज में भी कुछ हद तक ओवरवेट हो गए। तो वो अभी तक पोजीशन बनी हुई है। अब ये हम लोग हर क्वार्टर पे एक बार अपना रीबैलेंस करते हैं, तो वो प्रोसेस अभी बस शुरू हो रहा है। तो हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो। बट अभी तक 2 सवा 2 साल से हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स और लेटर ऑटो में भी ओवरवेट रहे हैं। और वो सेक्टर ने ठीक किया भी है। तो वो एक सेक्टर, और दूसरा फार्मा हेल्थ केयर, इसमें हम लोग करीब 2 साल या 2 साल प्लस से ओवरवेट रहे हैं। ओके, दिव्या जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब एमफी की छमाही समीक्षा की। जी हाँ, एमफी स्टॉक्स को कैटेगराइज करता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और म्यूचुअल फंड को उसको एडेयर करना होता है। ये समान भाषा में वो क्लासिफिकेशन होता है। उसमें चेंजेस होंगे हर 6 महीने में जो चेंजेस होते हैं। कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप की तरफ बढ़ सकते हैं, कौन से स्टॉक्स मिड कैप की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर नुवामा ऑल्टरनेट रिसर्च की एक अच्छी रिपोर्ट आई है। नूपुर से समझते हैं क्या कह रही है वो रिपोर्ट। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और फिलहाल जो मार्केट में करेक्शन हुआ है उसके बाद लार्ज कैप और मिड कैप की जो कट ऑफ लिमिट होती है मार्केट कैप की, उसमें भी बदलाव होने की उम्मीद यहाँ पर देखी जा रही है। जो सेकेंड हाफ होगा जुलाई में, जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जो कट ऑफ बदलाव है वो भी 1 जुलाई से एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। नुवामा की ऑल्टरनेटिव रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पे जो लार्ज कैप का कट ऑफ है वहाँ पे भारी बदलाव होते हुए आपको दिखेगा। दिसंबर 2025 में कट ऑफ की लिमिट 1,05,000 करोड़ के आसपास की थी, वही अब जो है कम होके 1,04,000 करोड़ होते हुए दिखेगी। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमफी की जो लिस्ट होती है उस पर एक्टिव फंड मैनेजर्स की नज़र बनी रहती है। जब भी वो खरीदारी करते हैं या अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते हैं तो इस लिस्ट पर जोर देते हैं और वही अकॉर्डिंगली अपनी भी पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर नज़र बनी रहेगी। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगा दिसंबर 2025 में ये 31,500 करोड़ के 34,800 करोड़ के आसपास था, जो कि कम होके इस बार सिर्फ 31,500 करोड़ का कट ऑफ रह जाएगा। तो काफ़ी सारे नाम जो है वो आपको मिड कैप में भी आते हुए दिखेंगे और लार्ज कैप में भी आते हुए दिखेंगे। अब नुवामा का कुछ एस्टिमेट यहाँ पर निकल कर आया कि कौन से स्टॉक लार्ज कैप में एंट्री ले सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर बीएसई, इंडियन बैंक, इंडस टावर, ग्रो, हिताची एनर्जी, वोडाफोन आइडिया और अशोक लेलैंड जैसे कुछ नाम है जो कि 1 लाख से ऊपर के मार्केट कैप होने की वजह से लार्ज कैप में एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स की एंट्री होती हुई दिखेगी। मिड कैप का स्टेटस इन स्टॉक्स को मिल जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर, एनएलसी इंडिया, एआईए इंजीनियरिंग, अजंता फार्मा, एस्ट्रेडीएम, डिलीवरी, सेंट्रल बैंक, सोना बीएलडब्ल्यू और जेबी केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। ये मिड कैप में एंट्री लेते हुए आपको नजर आएंगे। जुलाई से एप्लीकेबल होगा, अगले महीने अनाउंसमेंट आती हुई नजर आ सकती है। मिड कैप का क्राइटेरिया भी बदलेगा और कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में एंट्री लेते हुए दिखेंगे। नूपुर, तो ये बात हो गई कुछ एमपी के जो क्राइटेरिया रिवीजन है उस पर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या एक सेंस बन रही है कि मार्केट में खैर वर्स्ट तो खैर ओवर हुआ, लेकिन अब हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या फिर अब थोड़ा सा यहाँ पर फंसने वाला जोन है? इंडेक्स पर क्या व्यू होगा? या इंडेक्स पर थोड़ा सा मामला स्टैक जरूर लग रहा है, लेकिन प्योरली अगर आज के सेशन की बात करें तो निफ्टी का डेटा जो है पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है। बट देखिए, वीकेंड आ रहा है और हमने देखा है कि वीकेंड के पहले जनरली क्लोजिंग की तरफ मार्केट थोड़ा कॉशियस जाता है। जो हिसाब से ट्रम्प साहब के ट्वीट्स होते हैं वीकेंड पे, तो मंडे को जनरली रिएक्शन देता है मार्केट। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स लेवल पर कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं निकल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर जरूर थोड़ी सी वीकनेस कल के सेशन में देखने मिली थी। इनफैक्ट 56,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है सेकेंड हाफ में, तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में 1000 पॉइंट का डिप आने का बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। 56,000 के नीचे का अगर क्लोजिंग होता है तो 55,000 का कॉल पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करके जाने जैसा है। और हमें लगता है कि तकरीबन आपको 1200 पॉइंट्स का डिप निफ्टी में नेक्स्ट वीक में आने को देखने को मिल सकता है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ट्यूसडे को जो 2 वीक का जो सीज फायर का जो पीरियड था वो खत्म हो रहा है।
जो ट्रम्प साहब ने दिया था, और ये एक्सटेंड होता है कि इसका आउटकम क्या है, मार्केट थोड़ा सा वहां पर कॉशियस जरूर रहेगा। अब ऐसे मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप्स बहुत ज्यादा मजबूत है, और हमने देखा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले आउट कर रहा है। आज का हमारा जो पिक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। एज ए डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक रेकमेंड किया है, और हमें लगता है 1000 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पर बाई किया जा सकता है। 890 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और 1020 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आपको 5 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग। अच्छा राहुल जी, ये कैपिटल मार्केट थीम सबसे स्ट्रॉन्ग वेदर इट्स कैश, डेरिवेटिव्स, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, एएमसीज, आप लोग यहाँ से किन किन पर कंस्ट्रक्टिव हैं और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है आपकी इस स्पेस में? जी देखिए, जो हिसाब से अगर हम एक्सचेंज के स्टॉक्स देखें या ब्रोकिंग स्टॉक्स देखें, काफी सारे स्टॉक्स में मूव बहुत जबरदस्त रहा है। बट अगर कंपेरेटिव स्टडी देखें तो जो डीमैट की कंपनीज है, जैसे सीडीएसएल का सेटअप हमें अभी भी यहाँ पर अच्छा लगता है। हेडरूम अभी भी काफी बाकी है। अगर इंडिविजुअल चार्ट की बात करें तो हमें लगता है कि 1450 तक की जगह अभी भी सीडीएसएल में देखने को मिल सकती है, तो पोजिशनल बेसिस पर सीडीएसएल को बाई किया जा सकता है। मोमेंटम काफी बढ़िया है यहाँ पर, और 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक आई थिंक बीएससी है या फिर जो काफी सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स है, उनमें हमें लगता है कि मूव काफी जबरदस्त हो चुका है। अगर आप प्रॉफिट्स पर बैठे हैं तो थोड़ा यहाँ पर कैश रेस करना बेटर आइडिया रहेगा, प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा। और अगर कोई डिप आता है फ्यूचर में तो आई थिंक री एंट्री के मौके बनते हुए दिखेंगे। ओके, बीएससी। अच्छा राहुल जी, शायद आपने भी तक टाइम डिवोट ना किया हो इस पर, बट एफएमसीजी ने आज एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल लिया है। मेरे ख्याल से ये CY26 का अब तक का सबसे बड़ा रिवर्सल है एफएमसीजी का। आपका इंटरेस्ट किस में है? मैंने क्या चीज़ करना चाहिए? क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए है अल्टीमेटली क्योंकि ये एक बेटर रिवॉर्ड देगा आपको, है ना, जो चीज़ आप बेस से पकड़ रहे हैं। क्या क्या लॉन्ग करने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स में बहुत ही हाई क्वालिटी का रिवर्सल आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। चाहे हम आईटीसी देखे, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखे, और पूरा का पूरा जो पैक है काफी मजबूती से यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो आई थिंक अभी भी आईटीसी को फोकस किया जा सकता है। स्टॉक सिर्फ 1.5% चला है आज के रिवर्सल के बाद, और कल के ऑलमोस्ट 80-90% वॉल्यूम्स यहाँ पर हो चुके हैं, तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो आईटीसी में हमें लगता है कि 330 तक के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस में देखने को मिल सकते हैं, और आज का जो डे लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। जहां तक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका सेटअप भी काफी मजबूत है। स्टॉक ने 4-5 सेशन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स काफी बढ़िया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें लगता है कि तकरीबन 2380-2400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी बायस बिल्कुल पॉजिटिव है। तो एफएमसीजी पैक में काफी जबरदस्त रिवर्सल है, और आईटीसी हमारा टॉपिक रहेगा, फॉलोड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमें निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा। क्या शानदार मोमेंटम, अब डे हाई पर हैं हम 24,290 पर, और लो देखिए सुबह का 24,096। एक शानदार बाय जोन से मार्केट वापस घुमा, ऑलमोस्ट कल के लो से थोड़ा नीचे से, और वहाँ से अब हायर। अब देखिए 24,350 तक की रेजिस्टेंस थी, 24,350 तक का, उसको क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। इस शो को समेट रहे हैं। मिड कैप में शानदार मोमेंटम है, 600 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन है। आई एम श्योर काफ़ी सवाल होंगे आपके, उन सबको एड्रेस करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में कंचन मिश्रा के साथ।